विशिष्ट मनकों तथा मृद भांडों के लोप मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों का प्रयोग शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है। अब देखिए, उन लोगों का मुहर, लिपि, विशिष्ट मनकों तथा वृंद भांडों के लोप मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीयकरण, मतलब कि वो लोग पहले बाट का प्रयोग क्या करते थे, जो बाट सब जगह चलता था उसी बाट का प्रयोग करते थे। फिर क्या किए कि अपना बाट का प्रयोग करने लग गए। ठीक है, शहरों का पतन होने लगा, जैसे परिवर्तनों के स्तर को बल मिलता है। उप महाद्वीप को एक दूसरे से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्त्राब्दी से अधिक समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी। जैसे सभ्यता का चेंज हुआ तो उसके में जो है सैकड़ों साल, मतलब हजारों साल अंतर होता है, तब जाकर के सभ्यता में क्या होता है, चेंजिंग होता है। अब देखिए, एक आक्रमण के भी साक्ष्य मिले हैं कि वहां हो सकता है कि आक्रमण हुआ होगा। ठीक है, उसके कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया होगा, अंत हो गया होगा। तो एक जगह है, देखिए डेडमैन लेन पर एक संकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्तित है। वह बिंदु जहां यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती है, 4 फीट और 2 इंच की गहराई, एक खोपड़ी का भाग और वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली थी। ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में थी। धड़ पीठ केवल गली में आड़ा पड़ा हुआ था और पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। मतलब कि ऐसा देखा गया तो इसका नाम क्या दे दिया गया, डेड मैन, मरे हुए आदमी का खोपड़ी मिला ना, इसीलिए इसका क्या नाम दे दिया गया, डेड मैन। और इस तरह से मरा पड़ा है जैसे उसको किसी ने मारा हो, किसी दुर्घटना का शिकार हुआ हो, क्योंकि खोपड़ी कुछ भागों में टूट जाने का मतलब क्या है कि किसी ने उसको भयंकर तरीके से मारा हो। तो खोपड़ी ऐसे टूटता नहीं है जब तक कि कोई भयंकर एक्सीडेंटल नहीं हो जाए, तब तक खोपड़ी 2-3 भाग में नहीं टूट जाता है। ठीक है, ये जॉन मार्शल बोले हैं, मोहनजोदड़ो में खुदाई किए थे, तो इनकी किताब है एंड सिविलाइजेशन, मतलब कि जो सभ्यता का अंत हो रहा था उसके बारे में उन्होंने 1931 में किताब लिखी थी। 1925 में मोहनजोदड़ो के इस भाग से 16 लोगों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले जो इन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। ठीक है, अब ये भी साक्ष्य देखने को मिला है कि आदमी जिस समय मृत्यु को प्राप्त कर रहा था उस समय क्या पहने हुए था, आभूषण। ठीक है, तो 1947 में IAM व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार ये क्वेश्चन आया भी है कि 1947 में डायरेक्टर जनरल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के कौन थे, तो IAM व्हीलर थे। ठीक है, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उप महाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों के संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसका जो हड़प्पा सभ्यता है, इसको किसी से जोड़ के देखने का प्रयास किया गया, ऋग्वेद से, कि क्या उसमें कोई समानता पाई जाती है। तो उन्होंने लिखा, क्या लिखा कि ऋग्वेद में पूरा शब्द का उपयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है प्राचीर, किला या गढ़। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में एक बार पूछा गया है कि पूर्व शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पूर्व शब्द का अर्थ क्या होता है, प्राचीर, किला या गढ़ होता है। आर्यों के जो युद्ध के देवता हैं उनको इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो लाइन आपको इंपॉर्टेंट है वो बताते जा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आर्यों के देवता थे इंद्र, युद्ध के देवता थे, ये भी पूछा जाता कि युद्ध के देवता कौन थे, तो इंद्र, और उनको क्या कहा जाता था, पुरंदर। और एक बार ये भी पूछा गया है कि पुरंदर का अर्थ क्या होता है, तो गढ़ विध्वंसक होता है। पुरंदर का अर्थ क्या होता है, गढ़ विध्वंसक, मतलब कि किला को ढाहने वाला। ये दुर्ग कहाँ थे, ठीक है, पहले ये माना गया था कि मिथक मात्र, मतलब कि इसका वास्तविक घटना से कोई अथी नहीं है। हड़प्पा हाल में हुए थे उत्खननों ने मानव परिदृश्य बदल दिया। यहाँ हम मुक्ता अनार्य प्रकार के बहुत ही विकसित सभ्यता पाते हैं जिसमें अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियां की गई थी।
ये सुदृढ़ रूप से स्थिर अवस्था में कैसे नष्ट हुई? हो सकता है कि ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ था? तो हो सकता है कि जलवायु संबंधी परिवर्तन हुआ होगा, आर्थिक अथवा राजनीतिक ह्रास ने इसे कमजोर किया होगा। पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। मतलब किसी न किसी ने जानबूझ करके बड़े पैमाने पर विनाश का काम किया होगा, तभी किसी सभ्यता का अंत हो सकता है। जैसे साधारण सी बात एक देख रहे होंगे आप कि अभी अमेरिका में जैसे डोनाल्ड ट्रंप हैं, आक्रमण किए जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, इसके राष्ट्रपति को उठाओ, उसके राष्ट्रपति को उठाओ। अब क्या होगा? सभी देश लड़ना शुरू कर देंगे। ये तो मात्र एक आदमी की सोच है ना, एक आदमी की भावना गलत है। अमेरिका के हर आदमी को तो मन नहीं कर रहा होगा किसी किसी देश के राष्ट्रपति को उठा लाओ, वेनेजुएला का भी नहीं मन कर रहा होगा, रूस का भी। लेकिन एक आदमी पूरी सभ्यता को खत्म करने के लिए काफी है, अगर गलत आदमी आ गया तो। वैसे ही एक सनकी और पागल आदमी लग गया है जो डोनाल्ड ट्रंप है। अब उसको लग रहा है कि सिर्फ युद्ध चाहिए, युद्ध। अब उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। तो वैसा ही आदमी जानबूझ करके, ऐसा हो सकता है कि 4, 5, 10 को परमाणु बम पटका जाए, तो उस समय भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा, चाहे कुछ ऐसी संभावनाएं बनी होगी जो पूरी सभ्यता का विनाश करने के लिए काफी होगा। तभी इतना बड़ा विनाश हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता है कि कोई सभ्यता रह रही हो और सब का सब ही खत्म हो जाए, कोई नहीं बचे। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता है। मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में अभ्यास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था। मतलब कि वहां ये सबूत मिले हैं कि वहां के महिलाओं, बच्चों और पुरुषों का जनसंहार, मतलब एक साथ बहुत आदमी को मार दिया गया था। अब कैसे मारा गया था इस पर साक्ष्य अभाव नहीं है। प्राकृतिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। कुछ साक्ष्य के आधार पर माना जाता है कि इंद्र इसके अभियुक्त हो सकते हैं, जिन्हें सबको मारा हो सकता है। I.A.M. व्हीलर, ये बात कौन लिखे हैं? व्हीलर ने 1946 में अपने किताब एंशिएंट इंडिया में उन्होंने लिखा है। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दिखाया कि इस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबंध नहीं थे। मतलब कि जनसंहार पर उन्होंने सवाल उठाया कि एक ही जगह पर सारा खोपड़ी वगैरह नहीं मिला है। मतलब ये सब खोपड़ियां वगैरह है तो अलग अलग टाइम का है, जैसे ये खोपड़ी अलग टाइम का है, ये खोपड़ी अलग टाइम का है। तो इससे यह नहीं पता चल रहा है कि किस समय जनसंहार हो सकता है कि बहुत आदमी कुछ दिन पहले मारे गए हों, कुछ दिन बाद मारे गए हों। तो जनसंहार का सबूत जो है नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सावधानी पूर्वक पुनरीक्षण कभी कभी पुनरावृत्ति व्याख्याओं की तरह से उलट देता है। जैसे राखी गढ़ी एक पूरा स्थल है, वहां हाल ही में सर्वेक्षण किया गया है। तो पुरातत्व हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है ये, ठीक है। यह सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन शहर है। हड़प्पा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हिसार जिले में जो राखी गढ़ी है वो सबसे बड़ा है, जो कम से कम 550 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है। राखी गढ़ी में खुदाई से मानव कंकाल के अवशेष डीएनए से निकाला गया था और इसे बाद में रिसर्च के लिए हैदराबाद, हार्वर्ड में मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। हड़प्पा वासियों के अनुवांशिक जड़ें 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती हैं। हड़प्पा वासियों का डीएनए आज तक कायम है और दक्षिण एशियाई आबादी तक अधिकांश हिस्सा इसके वंशज प्रतीत होते हैं। यही बताया जाता है कि दक्षिण एशिया से इन लोगों का क्या मिलता है? अवशेष मिलता है। जो दक्षिण एशिया का डीएनए है ना, वही डीएनए जो है किनका डीएनए है? हड़प्पा के। इसीलिए माना जाता है कि हड़प्पा वासी के लोग थे जो दक्षिण एशियाई से आए हो सकते हैं। ये प्रमाण है, ठीक है। इन क्षेत्रों के साथ व्यापार और संस्कृति संपर्कों के कारण कम मात्रा में जीनों का मिश्रण हुआ है और आनुवंशिक इतिहास के साथ साथ सांस्कृतिक इतिहास में बिना किसी रुकावट के निरंतरता प्राप्त होने का बड़े पैमाने पर आगमन इस सिद्धांत को पूर्णतः गलत सिद्ध करता है। अब हड़प्पा संस्कृति के लोगों को 3D आकृति का पुनर्निर्माण किया गया है। इसमें देख लिए स्त्री और पुरुष के चेहरों का
अवलोकन किया गया। हरियाणा में ये चेहरे बहुत सारी समानता को दर्शाता है। देख लीजिए 3D के माध्यम से इस फोटो को बनाया गया है और ये पुरुष और स्त्री के क्रमशः फोटो दिए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी? एक यहाँ पे है आर्कियोजेनेटिक्स। आर्कियोजेनेटिक्स ये प्राचीन जनसंख्या के डीएनए का अध्ययन किया जाता है। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखिएगा, आर्कियोजेनेटिक्स नहीं है ये, कोई बात नहीं, नोट डाउन कर लीजिएगा। आर्कियोजेनेटिक्स प्राचीन जनसंख्या के डीएनए पर जो अध्ययन किया जाता है इसी को कहा जाता है। इसमें जनसंख्या इतिहास को समझने के लिए आणविक जेनेटिक्स के विभिन्न तरीके शामिल किए जाते हैं। बस इतना ही लिख लेंगे, प्राचीन जनसंख्या के डीएनए का ये अध्ययन है। प्राचीन जनसंख्या के डीएनए का अध्ययन है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया गया है कि पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास अलग अलग माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। जब हड़प्पा शहर पूरी तरह से नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब सहस्त्रों साल हो गए, हजारों साल हो गए, तो यह समझ नहीं पाए कि यह बाढ़ या मिट्टी कटाव के कारण खेत की जुताई के समय फिर खजाने के लिए खुदाई ज्यादा धरती के सतह पर आने वाली परिचित वस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता जब नष्ट हो गए, ये पानी मिट्टी के अंदर दब गए, तो लोग यह नहीं समझ पाते थे। कभी कभी मिलता था, खेत कोड़ते समय, घर बनाते समय इनके ईंटे पत्थर मिलते थे, तो लोग यह नहीं समझ पाते थे कि इतनी पुरानी व्यवस्था हड़प्पा व्यवस्था हो सकती है। ईंटों को बस फेंक दिए, यूज कर लिए, यह नहीं पता लगा पाते थे कि आज से हजारों साल पहले भी कोई यहाँ हड़प्पा सभ्यता नामक हो सकती है। कनिंघम को भ्रम। अब कनिंघम का भ्रम क्या हुआ था? देखिए, जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? कनिंघम। 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि क्या थी? आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी उसके बाद के कालों में संबंधित पुरातत्वों में थी। यहाँ जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी तक ही ये पहचानने के लिए उपयोग करते थे। उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में उप महाद्वीप में आए चीनी बौद्ध यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया है। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया है। जो भी कनिंघम को बौद्ध से संबंधित मिला है उसका भी उन्होंने उत्खनन किया और लेखन किया है और खोजने का प्रयास किया कि इस संस्कृति का क्या महत्व है। लेकिन हड़प्पा जैसा पूरा स्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा क्रम का हिस्सा ही नहीं था, वो तो और भी उससे पहले का हिस्सा था। कनिंघम जो है बौद्ध धर्म से आए हुए सभी वस्तुओं को लेखन किए, प्रलेखन किए, रिसर्च किए, लेकिन उनको यह नहीं पता चल पा रहा था कि यह जो व्यवस्था मिली है हड़प्पा व्यवस्था, उनको लग रहा था कि हो सकता है कि बौद्ध धर्म के बाद की व्यवस्था हो। तो इनको कंफ्यूजन था कि हड़प्पा सभ्यता क्या उससे भी पुरानी व्यवस्था है, बौद्ध धर्म से भी क्या पुरानी व्यवस्था है कि उसके बाद की व्यवस्था को है। कनिंघम को यह भ्रम हो गया था और उन्होंने जो है एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई वस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें कुछ तो कनिंघम तक पहुंच भी थी, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि पुरातत्व वस्तुएं कितनी प्राचीन थी। उनके पास जैसे ईंटें और भी चीजें हड़प्पा स्थल तक खोदी हुई चीजें जाती थी, लेकिन वह जब भी देखते थे तो सोचते थे कि यह जो है बौद्ध धर्म के बाद का होगा। इस बात को नहीं अथी करते थे कि इससे पहले भी कोई सभ्यता हो सकती है, इतनी अच्छी सभ्यता हो सकती है। तो एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पाई मुहर दी थी, ठीक है, ये वाला मुहर दिया था।
उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित नहीं थे। उन्होंने बता दिया कि ये जो है थोड़ा दिन पहले का होगा, बौद्ध धर्म के पहले का या बाद का, तो उनका कुछ तथ्य था नहीं, तो इसलिए यह माना नहीं जा सका। उनका मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा नदी के घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ। भारतीय सभ्यता सबसे पहले कहाँ पनपी थी? गंगा नदी के तट के पास। यह किसका मान्यता था? कनिंघम का। कनिंघम का यह मानना था कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ पहले हुआ होगा? गंगा नदी के पास। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए थे, उनको नहीं समझ में आया था। यह है पुरास्थल, टीले और अस्तर। ठीक है, पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। ठीक है, और जब लोग एक ही स्थल पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमि के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं। देखिए, जहां पर व्यक्ति रह रहा है, जहां पर हमारा पूरा समाज आज रह रहा है, गांव, वहां पर के स्थल को क्या कहेंगे? पूरा स्थल कहेंगे। और वहां पर रहते रहते जो बहुत दिन तक रहेंगे तो वहां पर कूड़ा कचरा गंदगी से जो एक टीला बन जाएगा। ये गांव है क्या? चारों तरफ देखिएगा नीची जमीन होगी और गांव क्या होगा? उठा हुआ जमीन होगा। तो इस भूमि को क्या कहेंगे? टीला। ठीक है, वही जो वहां के लोग बसते थे वो क्या था? टीला। अल्पकालीन या अस्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशील और कटाव के कारण भूमि के खंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता होगा। इन टीलों से मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग की प्रकृति और इनमें से मिली पुरातत्व के संदर्भ में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इनमें कुछ बंजर स्तर कहा जाता था और इन लक्षणों से अभाव में की जाती थी। समान तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम स्तर और सबसे ऊपरी नवीनतम स्तर होते थे। अगर आपके घर में भी देखे जाए तो बहुत सारे कूड़ा कचरा फेंकते होंगे आप लोग, हैं? फेंकते फेंकते बहुत दिन फेंक देते होंगे, तो सबसे नीचे वाला जो स्तर होता होगा वही ना सबसे पुराना स्तर होता होगा, और जो सबसे ऊपर फेंके होंगे वो नवीन स्तर होता होगा। ये आज ही का कचरा फेंके होते हैं जो सबसे ऊपर होगा, ऐसा तो नहीं कि सबसे नीचे वही वाला चला जाता होगा। तो पूरा तत्व जब इसको खुदाई करते थे तब उनको अच्छा से पता चलता था कि ये सबसे निचले स्तर पर मिला, ये पुराना होगा, ये ऊपर वाला स्तर मिला, ये नया वाला होगा। ठीक है, तो स्तर बाय स्तर ये खुदाई देखने को मिलता है। एक नवीन प्राचीन सभ्यता। ठीक है, इसको देख लेते हैं। बताइए, हड़प्पा सभ्यता का अंत इनमें से किस कारण से माना जाता है? इनमें से सभी। सही आंसर है जलवायु परिवर्तन, बाहरी आक्रमण और नदियों का सूखना। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा शहर की खुदाई का श्रेय मुख्य रूप से किस पुरातत्वविद को दिया जाता? दयाराम साहनी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज से कौन संबंधित है? राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। ठीक है, हाँ, आर.डी. बनर्जी को ही राखलदास बनर्जी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है जो आर्यों के आक्रमण पर केंद्रित है? व्हीलर का सिद्धांत। इन्होंने ही दिया था कि आर्यों पर हो सकता है कि आक्रमण हुआ होगा तब उनकी मृत्यु होगी, वे व्हीलर दिए हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत के पर्यावरणीय कारणों में से एक था, ये किसने दिया है? कौन सा कारण है? किस नदी के तट पर हड़प्पा शहर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख स्थल लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बाकी सब तो क्वेश्चन है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो क्या क्या हो सकता है?
ठीक है उठे थे। ठीक है, पुरातत्व राखलदास बनर्जी हड़प्पा से मिली मोहरों के समान ही मोहरे कहाँ के थे, मोहनजोदड़ो से भी उन्होंने निकाला था। जो मोहर हड़प्पा में मिली वही कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो में मिला। इससे अनुमान लगाया जाएगा कि ये दोनों पुरातत्व स्थल एक ही पुरातत्व संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय सर्वेक्षण के डायरेक्टर सर जॉन मार्शल, ये याद रखिएगा भाई, कभी डायरेक्टर कनिंघम हुआ करते थे आजादी से, वो 1921 में जब शुरू में थे वो प्रथम थे, दूसरा आ गए हैं सर जॉन मार्शल। ये बात ध्यान में रखना, कब का पूछ दे तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की, जिसमें एस.एन. राव द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़, इसीलिए ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरातत्व में हुए उत्खननों से हड़प्पा सभ्यता पर मिली मोहरें जैसे पर तब तक पहचानी न जा सकी मुहरें मिलती थी, मुहरें मिली थी। मतलब कि 3000 साल जो सोचा गया उससे कहीं 3000 साल पीछे की यह व्यवस्था निकली। कैसे? जब मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी खोज हुआ तो दोनों की चीजों को मिलाया गया तो दोनों का पता चला कि सेम है। तब यह पता चली, हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य मिला कि ये सभ्यताएं दोनों एक ही समय पे एग्जिस्ट करती थी, एक ही समय पर थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली बल्कि मेसोपोटामिया के समकालीन थी कौन, हड़प्पा सभ्यता, इस बात की भी जानकारी मिली। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व का एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे और यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए थे। मतलब ए से जॉन मार्शल पहले काम कहाँ कर चुके थे, यूनान और क्रीट में, उसी अनुभव को यहाँ लाए और इन्होंने जानकारी साझा की। कनिंघम की तरह भी उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी और उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी बहुत उत्सुकता थी। ये क्या दिखाया गया है, मिट्टी का लेयर, हाँ जाइए, एक छोटे टीले का अस्तर विन्यास, हाँ ठीक है वही बताया जा रहा है, नीचे का मिट्टी का स्तर के कैसे कैसे लेयर बाय लेयर जो है मिट्टी बना है। मार्शल पूरा स्थल के अस्तर विन्यास को पूरी तरह से अनदेखा कर पूरे टीले के समान परिमाप वाली मिट्टी क्षैतियों के साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका अर्थ हुआ कि अलग अलग स्थलों पर संबद्ध होने पर भी इकाई विशेष रूप से प्राप्त सभी पुरातत्व स्थलों को वर्गीकृत किया गया था। जब ये जॉन मार्शल जब खोज करने गए थे, इनका डॉक्यूमेंट्री देखे थे, तो जब खोज करने गए थे तो इनको लगा कि बस ऐसे ही जाना है, आधा 1 घंटा 2 घंटा में लौट आना है, ठीक है। तो इन्होंने जब गए वहां पर देखे तो पूरा तरह से वीरान व्यवस्था थी, चारों तरफ कुछ नहीं था, ठीक है, पूरा तरह से वहां धूप थी, गर्मी थी, रात के समय में फिर उनको वहां रुकना पड़ा। जब वहां अच्छी चीजें उन्होंने देखी तो उनको काफी उत्सुकता मिली कि चलो अब इसको खोज करके ही अच्छा से जाया जाएगा। रात के समय उन्होंने रुका, फिर सुबह खुदाई बहुत अच्छे ढंग से शुरू की और तब उनको पता चला कि ये सभ्यता जो है बहुत पुरानी सभ्यता है, क्योंकि ये और दूसरे जगह से, यूनान से, क्रीट से खुदाई करके आए थे और सभ्यताओं से जब मिलता जुलता स्वरूप मिला तब उनको पता चला। जाइए, नई तकनीकें तथा प्रश्न। डायरेक्टर जनरल कौन बने 1944 में, भारतीय पुरातत्व के जनरल कौन बने, I.M. व्हीलर। देखिए 3 गो चेंज हो चुके हैं, 1921 में कनिंघम, 1924 में सर जॉन मार्शल और 1944 में व्हीलर, ठीक है, 3 गो डायरेक्टर जनरल हो चुके हैं खुदाई का। जाइए, ठीक है, व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले के एक स्तर का विन्यास का अनुसरण किया अधिक आवश्यक था। मतलब एक टीला था ऐसे स्तर, तो उसी का खुदाई करके देखे कि ये पहला स्तर है, दूसरा स्तर है, तीसरा स्तर है, इस ढंग से उन्होंने खुदाई करके जो है देखा और उसको समझने का प्रयास किया।
साथ ही सेना में पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्हें पुरातत्व के पति ने एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। ठीक है, वो जो है एक पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में भी काम किए हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा सा कोई संबंध नहीं है, लेकिन उप महाद्वीपों के विभाजन और पाकिस्तान बनने के पश्चात प्रमुख ज्ञात पुरास्थल जो अब पाकिस्तान में स्थित है। अब हड़प्पा में जो भी चीजें मिली है, पहले तो देश नहीं था भाई, जब खुदाई हो रहा था तो उसमें सब तो एक ही था, लेकिन अब जो हिस्सा है हड़प्पा का वो कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में चला गया है। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कक्ष में गुजरात में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई, फिर पंजाब में आया, पंजाब और हरियाणा में हड़प्पा स्थल की सूची मिले, फिर उसके बाद कालीबंगा, लोथल, राखी गाठी में भी पहचान हुई कि हड़प्पा स्थल है, धौलावीरा की खोज हुई। इन सभी से नए अन्वेषण अभी भी जारी है कि हड़प्पा स्थल का और भी साइट सब कहाँ मौजूद है। ठीक है, 1980 के दशक में हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थलों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे। वे आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किए, जैसे मिट्टी, पत्थर, ये सब की जांच किए। यही देखिए, यही से को लिखा गया सर जॉन मार्शल जब खुदाई करने आए थे तब का। धातु की वस्तुएं, वनस्पतियां और जानवरों के अवशेष जो प्राप्त होते थे उनको उन सभी टुकड़ों को सम्मिलित करके विश्लेषण का भाग बनाया गया। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। अब इसको कैसे अतीत से जोड़ा जाए, इसमें बहुत समस्याएं आ रही थी। यह हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों ने हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्जित करने में सहायक होते हैं। मतलब कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जो वहां के भौतिक साक्ष्य मिले हैं उन्हीं से पता चलता है कि ये पुरानी व्यवस्था थी। क्या क्या मिला था, तो मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकते थे, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ समानता सड़ जाते थे, तो उनका पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल काम था, विशेष रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, अगर ठंडा क्षेत्र रहे तो भाई वहां तो वस्तुएं सेफ रह जाती हैं ठंडे वाले प्रदेशों में, लेकिन जहां उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा वहां पे वर्षा, धूप, गर्मी सारा मौसम हो रहा है, वहां पर ये सब जो वस्तुएं हैं सड़ गल करके खत्म हो जाएगी। जो वस्तुएं बचेगी वो कौन होगा, या तो पत्थर होगा, या पक्की मिट्टी होगी, या तो कोई धातु होगा। वही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बच सकता है। नहीं तो अगर बर्फीले इलाकों में आप कोई भी सरकंडी चाहे कोई चमड़ा, लकड़ी भी रख आइएगा तो बहुत सालों तक सेफ ही रह जाता है। ठीक है, यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थी, अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती थी। मतलब कि जो वस्तुएं टूट फूट जाता होगा उन्हीं को फेंक दिया जाता होगा, बाद बाकी वस्तुओं को फिर से यूज करने का काम किया जाता हो। अब देखिए खोजों का वर्गीकरण, बहुत सारे अलग अलग इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे वर्गीकरण का एक नया सिद्धांत या एक अलग सिद्धांत हो सकता है जिसमें पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा हो सकता है कि और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर हो सकता है। एक तो खोज लिए, लेकिन खोजने के बाद ये भी तो सोचेंगे कि उसका उपयोग क्या होता होगा। ठीक है, पुरातत्वविदों का यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पुरातत्व एक औजार और एक आभूषण है, या फिर दोनों अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु होती होगी। किसी पुरा वस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं में से उसकी समानता पर आधारित होती है। तो इसमें मन के चक्कियां, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। पुरातत्व किसी पुरा वस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास परीक्षण करके ही करते थे। क्या वह घर पर मिली थी, क्या कब्र में मिला था, क्या भट्टी में मिला था, कहाँ मिला था, इन सब को जान लेने के पश्चात ही वो यह तय कर पाते थे कि उसकी क्या उपयोगिता रही होगी।
पुरातत्व के संदर्भ के रेखाओं को विकसित करना पड़ता था, और हड़प्पा के मोहरों के बारे में तो अभी तक भी समझा नहीं जा सका है, और मेसोपोटामिया की खोजों की तुलना में दोनों के संबंधों का पता चला है। ये देखिए व्याख्या की समस्याएं, तो व्याख्या की क्या क्या समस्याएं हो सकती है, तो वहां पर सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती है कि वहां पर धर्म से संबंधित क्या चीज था। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असमान और अपरिचित लगती थी समझता धार्मिक महत्व की होती थी। मतलब जो वस्तुएं समझ में नहीं आता था उस वस्तु को समझ लिया जाता था कि हो सकता है कि धर्म से रिलेटेड होगा, क्योंकि कोई भी सभ्यता होगी तो कोई ना कोई धर्म का पालन जरूर करेगा। और धर्म क्या होता है, एक अच्छा जीवन जीने का तरीका को धर्म कहा जाता है। कहते हैं ना कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो धर्म क्या होता है, कोई भी सभ्यता अगर सुदृढ़ ढंग से चल रही है तो कोई ना कोई उसका क्या होता है, धर्म। अगर धर्म से लोग अधर्म पे आ गया तो सभ्यता खत्म। ठीक है, यहाँ मातृ देवी की संज्ञा भी दी गई है। पुरुष को दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां जिनमें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखा बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसमें पुरोहित और राजा का सूचित किया गया है। एक विशाल स्नानागार मिला है। कालीबंगा लोथल से बेदियां भी मिली है। ये याद रखना है कि कहां से स्नानागार मिला है और कहां से बेदियां मिली है। मोहरे जिनमें कुछ संभवतः अनुष्ठान के भी दृश्य बने हुए हैं। धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं के पुनर्जीवित करने का भी प्रयास किया गया है। पेड़ पौधे हैं वो भी उत्कीर्णित किया गया है, तो यह देता है कि वो लोग प्रकृति की पूजा की संकेत देते हैं। जैसे हम लोग आज भी पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, उस समय के लोग भी क्या करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, आज भी हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। जैसे सूरज को, पेड़ पौधे को पूजा करते हैं, ये क्या है, प्रकृति की पूजा है। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर का भी मिला है, जैसे कि एक सींग वाला जानवर मिला है जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता था। ये याद रखना है कि एक ही सिंह का जो जानवर मिलता था उसको एक श्रृंगी कहा जाता था। कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते थे। कुछ मोहरों पर एक आकृति जैसे पालथी मारकर योगी की मुद्राएं बैठे दिखाया गया, और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया को आघ शिव कहा जाता है। कैसे, पालथी मार करके बैठे, और कभी कभी जानवरों से घिरा हुआ भी दिखाया गया था। वो कौन थे, भगवान शिव। ये माना जाता है कि वो भगवान शिव होंगे। अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का प्रारंभिक रूप से संज्ञा मिला है। इसके अतिरिक्त पत्थर के शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जो पत्थर भी ऐसा मिले हैं, जैसे क्या मिला है, ये देखिए ये फोटो मिला है, तो मतलब ये लग रहा है कि कोई मातृ देवी हो सकते हैं जिनकी वहां के लोग पूजा करते होंगे। ठीक है, ये जो है आग शिव, यहाँ पे देखिए पालथी मार के बैठे हुए हैं, चारों तरफ जानवर वगैरह दर्शाए गए हैं, तो ये लग रहा है कि शिव भगवान का ये मूर्ति हो सकता है। ठीक है, आग शिव के मोहरों को देखते हैं। सबसे पहले आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में 1500 से 1000 ईसा के पूर्व में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद की पौराणिक शिव के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता, तो कोई और भगवान के बारे में दर्शाता होगा। समन वे महिलाएं जो पुरुष होते थे, जो जादुई और इलाज करने की शक्ति होने तथा साथ ही दूसरी दुनिया के संपर्क साधने का समर्थ का दावा करते थे। आज भी जैसे तांत्रिक वगैरह मानते हैं, उसी प्रकार से एक समन भी होता था। इसका क्या काम होता था कि ये मानते थे कि जादुई ढंग से कोई इलाज कर सकते हैं, या तो तंत्र मंत्र करके तीसरी दुनिया से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते थे। आज भी तंत्र मंत्र करने वाला नहीं करता है, बताओ कौन है, ऐसे ऐसे करके कुछ बता देता है, तो यही प्रोसेस उस समय भी होता होगा। चलिए ये देखिए क्या है, हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के बारे में
जानकारी कुछ बेहतर है। हम सामाजिक विभिन्नताओं के गुत्थे सुलझाने में सफल हो गए, मैंने सामाजिक व्यवस्था को सुलझा दिया गया। अब अर्थव्यवस्था वहां का कैसा होगा, आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी, तो सभ्यता की जो कार्य प्रणाली है के विषय में कुछ जानकारी मिली है, स्पष्ट नहीं है। लिपि के पढ़े जाने की स्थिति में हम और कितना जान पाते हैं। यदि एक द्विभाषिक अभिलेख मिलता तो हड़प्पा निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्न पर संभवतः विराम लग सकता था, लेकिन अभी भी वहां पर जो है सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती है। स्त्री पुरुष संबंधे से जुड़े प्रश्न भी अनुत्तरित हैं। क्या महिलाएं मृद भांड बनाती थी या फिर केवल उन्हें रंगने का काम करती थी जैसा कि आजकल। दूसरे शिल्पकर्मियों का क्या काम था, नारी मृत्युओं का क्या उपयोग होता होगा, इन सब मृत्यु क्या उपयोग होता होगा। बहुत कम विद्वानों ने इस पर अन्वेषण किए हैं और ये भविष्य में होने वाले कार्य के लिए पूरी तरह से नया क्षेत्र है। हड़प्पा और वैदिक लोगों के बीच संबंधों पर अधिक शोध की आवश्यकता है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि हड़प्पावासी ही वैदिक लोग थे। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है जो वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं ना, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सब का वर्णन हुआ था, उत्तर वैदिक काल आया था, तो यह माना जाता है कि यही व्यवस्था जो थी वह क्या थी, वैदिक काल की व्यवस्था थी। ये भी आया है। ठीक है, यही है। अब देखिए, इसको याद करने वाली बात है कि 20 लाख साल पहले निम्न पुरापाषाण काल था, 80,000 साल पहले मध्य पुरापाषाण काल था, 35,000 उच्च पुरापाषाण काल, 12,000 मध्य पाषाण काल। कभी कभी इसका एज पूछ देता है, पूछता नहीं है ऐसे, लेकिन एक आध वो कभी कभी पूछ दे। और नव पाषाण काल है जो 10,000 साल पहले शुरू हुआ है। जो आरंभिक कृषि देखते हैं, पशुपालन देखते हैं, वो 10,000 साल पहले शुरू हो चुका है। 2 लाख साल पहले तो निम्न पुरापाषाण काल था, मानव का कोई अच्छा अस्तित्व नहीं था। ठीक है, 6,000 साल पहले तांबा का प्रयोग मिल गया है। 2600 साल पहले ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता मिला है। 1000 ईसा पूर्व जो शव का दान किया जाता था, मतलब शवों को जो जलाया जाता था, गाड़ा जाता था, उसकी व्यवस्था मिली। 600 से 400 ईसा पर आरंभिक इतिहास का काल। ये सभी तिथियां अनुमानित है भाई, एकदम कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी है तो इसी डेट का महत्व दिया जाएगा। ठीक है, दूसरे किताबों के डेटों को महत्व नहीं दिया जाएगा। हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण तो 1875 में हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम की रिपोर्ट आई। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा में उत्खनन शुरू हुआ। 1922 में मोहनजोदड़ो में उत्खनन हुआ। 1946 में I.M. व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन किया गया। 1955 में A.S.R. राव द्वारा लोथल में खुदाई का प्रारंभ किया गया। 1960 में बीबी लाल तथा बीके थापर के नेतृत्व में कालीबंगा में उत्खनन का आरंभ हुआ। 1974 में M.R. मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषण का काम हुआ। 1980 में जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषणों अस्तर बाय अस्तर खुदाई हुआ। 1986 में फिर अमेरिका से आए थे, उन्होंने हड़प्पा में उत्खनन शुरू किया। किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि इतनी व्यवस्था पुरानी हो सकती है। 1990 में जो RS बिष्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खनन हुआ। 1997 में अमरेंद्र नाथ ने राखी गढ़ी में शुरुआत की और अभी तत्काल में 2013 में जो है बसंत सिंधे ने राखी गढ़ी में पुरातत्व आनुवंशिक अनुसंधान शुरू किए हैं। ये आप देख सकते हैं, उस समय जब व्यक्तियों को दफनाया जाता था तो उनके साथ देख लीजिए उनके जो यूज के सामान हैं वो सब भी, जैसे पीने वाला घड़ा, बैठने के लिए ये सारी चीजें, लोटा, ये सब भी चीज दफना दिया जाता था एक आदमी के साथ में। देख लीजिए शवों को किस प्रकार से दफनाया जाता था। स्टॉप कर दीजिए, चैप्टर खत्म।